हेलो एवरीवन। तो आप हमारा उम्मीद करता हूँ यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे और इस पर जो क्लासेस अपलोड हो रही हैं लगातार उनको भी आप देख रहे होंगे, और जिस तरह से व्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरह से सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग, तो ये अच्छी बात है मेरे लिए, इससे मुझे अप्रिशिएशन मिलता है। तो आपको इस तरह की बायोलॉजी की क्लासेस मिलती रहेंगी और लगातार आपको इस तरह से पढ़ते रहने का मौका मिलता रहेगा। ओके, तो अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो अब तक हमने जो पढ़ा था वो यूकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन को हमने देख लिया था। आज हम एक टीलोमियर क्या होता है और टीलोमरेज एंजाइम क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम डीएनए डैमेज और रिपेयर के बारे में भी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले आज शुरू करते हैं हमारा टीलोमियर शॉर्टनिंग। टीलोमियर शॉर्टनिंग क्या होती है? टीलोमियर शॉर्टनिंग, जब हम रेप्लिकेशन देखते हैं तो रेप्लिकेशन के अंदर जैसे ही हमारा पेरेंटल डीएनए है, तो पेरेंटल डीएनए के अंदर मल्टीपल ओरिजिन होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, और मल्टीपल ओरिजिन अगर हम यहाँ पर सिंगल ओरिजिन की बात करें, ऐसा ही मल्टीपल ओरिजिन के अंदर भी होगा, आप इमेजिन कर सकते हो। इसके अलावा टीलोमियर शॉर्टनिंग जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम लीनियर जीनोम की है, ये सर्कुलर जीनोम की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक डीएनए के एंड पार्ट में होने वाली प्रॉब्लम है। डीएनए का एंड पार्ट जो है उसकी लेंथ लगातार कम होती चली जाती है, उसको हम कहते हैं टीलोमियर शॉर्टनिंग। तो ये लीनियर जीनोम की प्रॉब्लम है, और लीनियर जीनोम हमको पता है कि यूकैरियोट्स के अंदर जनरली लीनियर जीनोम पाया जाता है, और लीनियर जीनोम के अंदर मल्टीपल ओरिजिन में से हम किसी एक ओरिजिन की बात कर रहे हैं। यहाँ से मान लो रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है, चाहे वो कितने भी ओरिजिन हो, होगा हमेशा हमेशा बाई डायरेक्शनल। तो इसी तरह से इस ओरिजिन के ऊपर भी बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यानी कि इन दोनों डायरेक्शन के अंदर रेप्लिकेशन कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पर कहीं पर ओरिजिन है, हमने बात की है, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ होगा, और हमको पता है कि ये अगर 5 प्राइम और ये 3 प्राइम एंड है, और ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम एंड है, तो डीएनए की लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस यहाँ पर होता है, और डीएनए के लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस यहाँ पर भी होता है। ये दोनों लीडिंग स्ट्रैंड होती है डीएनए की। लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस तरह से इस तरीके से होता है, और यहाँ पर भी लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा। अगर मैं अलग कलर का यूज़ करके बनाऊँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो देखिए ये है पेरेंटल स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। यहाँ पर ओरिजिन रहा होगा, और ओरिजिन रहने के कारण यहाँ पर ये प्राइमर है, और यहाँ पर इस डीएनए का सिंथेसिस कंप्लीट हो गया है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम लीडिंग स्ट्रैंड है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक प्राइमर जुड़ा होगा लीडिंग स्ट्रैंड के लिए, और ये लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस कंप्लीट हो गया होगा। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस जो है वो इस तरह से हुआ होगा, यहाँ पर एक प्राइमर जुड़ा होगा, इसका सिंथेसिस तरह से, जिस तरह से रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो खुलता चला गया होगा, इनका सिंथेसिस होता चला गया होगा। यहाँ पर भी एक लास्ट में प्राइमर भी जुड़ा होगा, और इस डीएनए का सिंथेसिस इस तरह से हुआ होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी एक प्राइमर जुड़ा होगा, यहाँ भी जुड़ा होगा, यहाँ भी जुड़ा होगा, और डीएनए का सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस मैनर में हुआ होगा, और इनको हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। तो इस तरह से जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है, तो हमको पता है अब प्राइमर का रिमूवल भी हुआ होगा। प्राइमर रिमूवल अगर होता है तो कुछ इस तरह की कंडीशन जनरेट होती है। ये प्राइमर रिमूवल हो चुका है। प्राइमर रिमूवल के होने के बाद हमको पता है कि डीएनए का सिंथेसिस, ये 5 प्राइम 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम 3 प्राइम एंड है, ये भी 5 प्राइम 3 प्राइम एंड है। इसी तरह से यहाँ पर भी है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 5 3 5 3 5। यहाँ पर सब जगह बीच में 3 प्राइम OH अवेलेबल है। डीएनए पॉलीमरेज आएगा, इस डीएनए की लेंथनिंग करवाएगा, लाइगेज आएगा, निक सीलिंग करवाएगा। इस तरह से ये जो डीएनए का सिंथेसिस है कंटिन्यूअस होता चला जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज लेंथनिंग करवाएगा, 3 प्राइम OH की तरफ से 5 प्राइम से 3 प्राइम सिंथेसिस होगा, और एंड में लाइगेज आकर के निक सीलिंग करवा देगा, डीएनए का सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से इस डीएनए के ऊपर भी होगा, डीएनए पॉलीमरेज इनकी लेंथनिंग करवाता चला जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये डीएनए का सिंथेसिस कंप्लीट हो गया है। लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ पर कुछ 5 प्राइम एंड ऐसे बन गए हैं, यहाँ पर इनकी लेंथनिंग नहीं करवाई जा पा रही है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 प्राइम OH अवेलेबल होने के बजाय एक 3 प्राइम OH अवेलेबल होने के बजाय एक 5 प्राइम एंड आ गया है, जिसकी लेंथनिंग DNA पॉलीमरेज अब नहीं करा सकता। इन साइट्स को हम कहते हैं ओवरहैंग्स, 3 प्राइम ओवरहैंग्स, अगर इन कंडीशंस को इसी तरह से छोड़ दिया गया तो एक्सोन्यूक्लियस आकर के इनको कट कर देंगे और ये DNA के एंड्स शॉर्ट होते चले जाएंगे। इस बात को हम कहते हैं टीलोमियर शॉर्टनिंग। टीलोमियर शॉर्टनिंग से क्या होता है, DNA की लेंथ, DNA के एंड शॉर्ट होते चले जाते हैं। जैसे जैसे एक रेप्लिकेशन, दूसरा रेप्लिकेशन, तीसरा, यानी कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो DNA की लेंथ छोटी होती चली जाती है। इसको हम कहते हैं टीलोमियर शॉर्टनिंग। टीलोमियर क्या होते हैं? जैसे ये क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम DNA से बना होता है और DNA के एंड पार्ट जो छोटे होते चले जा रहे हैं उनको कहते हैं टीलोमियर। तो ये क्रोमोसोम के जो सिरे वाले पार्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं टीलोमियर। और जैसे जैसे रेप्लिकेशन होता चला जाएगा ये टीलोमियर शॉर्ट होते चले जाएंगे। इसको कहते हैं टीलोमियर शॉर्टनिंग। टीलोमियर शॉर्टनिंग के कारण एक प्रोसेस होता है, एक घटना होती है जिसको हम कहते हैं हेफलिक लिमिट यूकैरियोट्स के अंदर। इस हेफलिक लिमिट के अंदर क्या होता है, जब हम सेल को कल्चर के ऊपर ग्रो कराते हैं, उसको प्रॉपर मीडिया प्रोवाइड करवाते हैं, उसके अंदर डिविजन्स होते हैं सेल के अंदर, उसको प्रॉपर मीडिया मिल रहा है, वो डिवाइड करेगी। डिवाइड वो 40-50 डिवीजन तक तो करती है, उसके बाद उसके डिवीजन स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि उसके डिवीजन रुक जाते हैं, उसके अंदर रेप्लिकेटिव सेनेसेंस आ जाता है। इस रेप्लिकेटिव सेनेसेंस आने के कारण इसके डिवीजन और आगे नहीं हो पाते हैं। इसको कहते हैं हेफलिक लिमिट आ जाना, यानी कि सेल डिवीजन के अंदर एक लिमिट आ जाना, उसको कहते हैं हेफलिक लिमिट। 40-50 डिवीजन के बाद में ये लिमिट आ जाती है नॉर्मल सेल्स के अंदर। तो ये हेफलिक लिमिट आने का रीज़न क्या है, ये रेप्लिकेटिव सेनेसेंस आने का रीज़न क्या है? रेप्लिकेटिव सेनेसेंस आने का रीज़न है टीलोमियर शॉर्टनिंग, यानी 40-50 डिवीजन तक टीलोमियर की शॉर्टनिंग होती रही, थोड़ा थोड़ा करके टीलोमियर शॉर्ट होता चला गया, DNA के एंड शॉर्ट होते चले गए, 3 प्राइम ओवरहैंग बनने के कारण उनका सॉल्यूशन नहीं हो पाया, एक्सोन्यूक्लियस उनको कट करते चले गए। तो ये टीलोमियर शॉर्टनिंग 40-50 डिवीजन के बाद में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इस टीलोमियर शॉर्टनिंग को अब एक डैमेज की तरह लिया जाता है सेल के अंदर, DNA के एक डैमेज की तरह इसको कंसिडर किया जाता है। और इससे क्या होता है, कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जैसे कि P53, रेटिनोब्लास्टोमा, इस तरह की जीन्स को एक्टिव कर दिया जाता है। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्यूमर को रोकते हैं। और ये क्या करते हैं, सेल साइकिल अरेस्ट करवा देते हैं और सेल को G1 फेज के अंदर स्टॉप कर देते हैं। सेल डिवीजन को G1 फेज के अंदर ये स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हेफलिक लिमिट का मतलब क्या होता है, टीलोमियर शॉर्टनिंग के कारण DNA के सेल डिवीजन को रोक दिया गया 40-50 डिवीजन के बाद में, इसको कहते हैं हेफलिक लिमिट। अब कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर हेफलिक लिमिट होती ही नहीं है, इसका मतलब उनके अंदर इस तरह से डिवीजन को रोका नहीं जा सकता है। ऐसी सेल्स के अंदर अगर उनके अंदर डिवीजन को नहीं रोका जा रहा है तो इसका मतलब उनके अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर अनलिमिटेड डिवीजन हो रहा है। और अनलिमिटेड डिवीजन जिन सेल्स के अंदर होता है जनरली उनको हम क्या कहते हैं, ट्यूमर सेल्स या कैंसरस सेल्स। तो ऐसी सेल्स जिनके अंदर हेफलिक लिमिट नहीं पाई जाती है, सेल्स इन विच नो हेफलिक लिमिट, ऐसी सेल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? तो ऐसी सेल्स हो सकती हैं या तो स्टेम सेल्स, यानी कि एडल्ट स्टेम सेल्स हो सकती हैं, या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हो सकती हैं, स्टेम सेल्स। इसके अलावा जर्म सेल्स, इसके अलावा और कौन सी सेल्स हो सकती हैं, जैसे कि कैंसरस सेल्स। इन सेल्स के अंदर क्या हुआ
कि इनके अंदर हेफ्लिक लिमिट नहीं हो पा रही है। इसका मतलब हेफ्लिक लिमिट का रीज़न क्या था? टीलोमियर शॉर्टनिंग। तो इन्होंने क्या किया? अपनी टीलोमियर शॉर्टनिंग को प्रिवेंट कर दिया। हाउ दे प्रिवेंट टीलोमियर शॉर्टनिंग? दे एक्सप्रेस a special kind of enzyme known as telomerase। टीलोमरेज एंजाइम। टीलोमरेज एंजाइम एक स्पेशल एंजाइम है जो टीलोमियर शॉर्टनिंग को प्रिवेंट कर देता है इन सेल्स के अंदर। तो कैंसर होना तो अच्छी बात नहीं है, तो टीलोमियर शॉर्टनिंग होना जरूरी है, हेफ्लिक लिमिट सेल्स के अंदर होना जरूरी है, जो नॉर्मल सेल्स के अंदर होता है। टीलोमरेज का एक्सप्रेशन होना कैंसर सेल के अंदर चालू हो जाता है, जिसके कारण हेफ्लिक लिमिट नहीं हो पाती है, यानी उनके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी सेल्स की और ट्यूमर बनेगा, उसको हम कहेंगे कैंसर सेल या कैंसर होना। अब टीलोमरेज जो एंजाइम होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं टीलोमरेज एंजाइम की, तो वो हम देखते हैं। ये एक एंजाइम है और एंजाइम हमें बताया कि जनरली प्रोटीन से बने होते हैं। तो टीलोमरेज एंजाइम, ये एक तो इसकी प्रॉपर्टी है कि एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये। इसके अलावा ये टीलोमियर शॉर्टनिंग को प्रिवेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है। इसका मतलब ये ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर आरएनए पाया जाता है और ये क्या करता है? अपने आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करता है और इसके अंदर एक एक्टिविटी पाई जाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी, यानी कि ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ? ये इसके अंदर जो आरएनए पाया जा रहा है उसके ऊपर ये डीएनए का सिंथेसिस करवाएगा और टीलोमियर की शॉर्टनिंग को प्रिवेंट करेगा। ये काम वो कैसे करता है हम अभी देखने वाले हैं। और इसको डीएनए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों बोला है? वो इसलिए बोला है क्योंकि ये आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करेगा और डीएनए का सिंथेसिस करवाएगा। अभी हम डायग्राम में देखते हैं ये कैसे करवाएगा। ओके, तो हमने क्या देखा था? एक 3 प्राइम ओवरहैंग जनरेट हो गए थे। वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कि उनके कारण जो डीएनए के एंड्स हैं वो लगातार छोटे होते चले जा रहे थे। तो ये 3 प्राइम ओवरहैंग जनरेट हो गए थे। अब टीलोमेरेज एंजाइम क्या करवाएगा? ये टीलोमेरेज एंजाइम है। इसके अंदर एक आरएनए होता है, हमको पता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है या रिबोन्यूक्लियो प्रोटीन है, यानी इसके अंदर एक आरएनए सेगमेंट होता है। इसके अलावा टीलोमियर जो होता है, डीएनए का एंड पार्ट, एंड वाली सीक्वेंस, उसको टीलोमियर कहते हैं। टीलोमियर एक रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है। इसका मतलब क्या है कि टीलोमियर के अंदर एक सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट होती रहती है। वो सीक्वेंस कौन सी होती है? वो सीक्वेंस होती है TTAGGG। ये सीक्वेंस का बार बार रिपीटेशन होता रहता है। तो इसके पास जो आरएनए होता है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उसके ऊपर होती है। वो कौन सी सीक्वेंस हो सकती है? तो ए टी की जगह तो यू होता है आरएनए के अंदर, यू सी सी सी, ये सीक्वेंस आरएनए के अंदर होगी। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो यहाँ पर डीएनए के ऊपर होती है वो तो ये वाली सीक्वेंस होती है TTAGGG। तो ये क्या करेगा? जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा अपने आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री इस सीक्वेंस को भी कॉपी कराता चला जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर 3 प्राइम OH इसको प्रोवाइड हो जाएगा, यानी 3 प्राइम OH जो इसको चाहिए। ये डीएनए पॉलीमरेज भी है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। आरएनए एज अ टेम्पलेट यूज कर रहा है और सिंथेसिस करा रहा है डीएनए का। तो ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हुआ और 3 प्राइम OH को एक्सटेंड करवाएगा क्योंकि ये पॉलीमरेज है। अब इसको ये
एक्सटेंड कराएगा और कराएगा और कराएगा, इतना लंबा ये 3 प्राइम ओवरहैंग को कर देगा, 3 प्राइम स्ट्रैंड एंड को इतना लंबा कर देगा कि इसके ऊपर अब प्राइमर जोड़ा जा सकता है। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इस सीक्वेंस को बार बार रिपीट करता चला जा रहा है। तो एंड में कंडीशन किस तरह से दिखाई देगी हमको, इस तरह से दिखाई देगी, यानी इसने प्रॉपर उसको इतना लंबा कर दिया है कि इसके ऊपर अब प्राइमर जोड़ा जा सकता है। और यूकैरियोट्स के अंदर प्राइमर जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ये काम करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा अब आएगा और प्राइमर सिंथेसिस कर देगा। तो ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आया और इसने प्राइमर का सिंथेसिस यहाँ पर कर दिया। तो ये काम किसने किया, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने किया है। इसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा या एप्सिलॉन आएंगे और इस स्ट्रैंड को, ये 3 प्राइम OH अवेलेबल हो गया इसको, पहले नहीं था, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम OH। अब डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एप्सिलॉन जो नॉर्मल एंजाइम होता है रेप्लिकेशन को करवाने वाला, डीएनए को एक्सटेंड करने वाला, वो क्या करेगा, इस 3 प्राइम एंड को एक्सटेंड करता चला जाएगा और यहाँ तक एक्सटेंड कर देगा। ये 3 प्राइम एंड आ गया, तो ये 3 प्राइम OH आ गया और ये फॉस्फेट है। ये लास्ट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जिसको कौन नहीं बना सकता, ये काम किसने करवाया है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एप्सिलॉन, डेल्टा और एप्सिलॉन ने ये काम करवा दिया। अब इस लास्ट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाने का काम कौन सा एंजाइम करेगा, इस लास्ट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाने का काम करेगा लाइगेज। इसको डीएनए पॉलीमरेज भी नहीं बनवा सकता। तो हमने क्या देखा कि जो 3 प्राइम ओवरहैंग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, चाहे वो अच्छी बात हो या ना हो, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन हमको देखना था। तो टीलोमेयर ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब आप बोलोगे कि ये डीएनए पॉलीमरेज जो ये आरएनए प्राइमर बना है, ये भी हटेगा प्राइमर रिमूवल के दौरान, तो ये भी 3 प्राइम OH बन जाएगा। लेकिन इसकी लेंथ इतनी एक्सटेंड हो चुकी है कि वो शॉर्टनिंग नहीं रही। अब इसको कट कराया जा सकता है और कट कराने के बाद में कुछ इस तरह से बन जाएगा, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ये देखो, जितना ये ओवरहैंग के लिए गड़बड़ हो रहा था उतना ही बन चुका है। तो डीएनए लेंथ अनचेंज रही। किसने किया ये काम, टीलोमरेज ने। वो एंजाइम हर सेल के अंदर एक्सप्रेस होना अच्छी बात नहीं है। तो नॉर्मल सेल्स के अंदर टीलोमरेज एक्सप्रेशन नहीं होता है, कुछ स्पेशल सेल्स के अंदर होता है जिन्हें हम कहते हैं कैंसरस सेल्स या स्टेम सेल्स। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसी के साथ हमारा रेप्लिकेशन टॉपिक समाप्त होता है, ख़त्म होता है। और अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। डीएनए डैमेज या रिपेयर के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी तरह का डीएनए के अंदर कोई डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक हो जाए, सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक हो जाए, कोई न्यूक्लियोटाइड हट जाए, या फिर कोई थाइमिन डाइमर बन जाए, पायरिमिडिन डाइमर बन जाए। इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं डीएनए डैमेज। या कोई अनयूजुअल बेस का इनकॉर्पोरेशन हो जाए, या बेस एनालॉग बन जाए, डीएमिनेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, रिडक्शन हो जाए, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो जाए, रिडक्टिव एमिनेशन हो जाए। इन सभी तरह की घटनाओं के कारण एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो सकती है नाइट्रोजनस बेसिस की। तो हमको डीएनए डैमेज को समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजनस बेसिस की स्ट्रक्चर किस तरह से होती हैं और उनका इंटर कन्वर्जन जो है वो किस तरह से होता है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। जनरली हम यहाँ पर डीएनए के बारे में बात करेंगे क्योंकि डीएनए डैमेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स, हम बात कर रहे हैं डीएनए के बारे में। डीएनए जो होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से कंपोनेंट से बना होता है? एक तो होता है नाइट्रोजनस बेसिस, एक होती है शुगर। शुगर कौन सी वाली होती है यहाँ पर? डीऑक्सी राइबोज शुगर। आरएनए होगा तो राइबोज शुगर होगी और डीएनए होगा तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। इसी शुगर के नाम के कारण डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और तीसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि फॉस्फेट। अब शुगर
और फॉस्फेरिक एसिड यानी फॉस्फेट, इसकी स्ट्रक्चर में ज़्यादा कोई डाइवर्सिटी नहीं होती है, ये कॉमन होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर ऐसी ही होगी, फॉस्फेट ऐसा ही होगा, लेकिन ये अलग अलग डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। इस आधार पे जो है हमको पता है कि डीएनए जो है वो उसके अंदर कई तरह की जीन्स होती हैं, न्यूक्लियोटाइड अलग अलग तरह के होते हैं। वो किस बेसिस पे अलग अलग होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस की स्ट्रक्चर अलग अलग होने के कारण। कोई एडेनिन, गुएनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनका जो इसका सागर है, ये अलग अलग कितनी तरह की साइट्स होती हैं, इनमें जरा सा भी चेंज होता है तो बहुत बड़ा जो है एक्सप्रेशन में चेंज देखने को मिलता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जरा से चेंज से बड़े बड़े म्यूटेशन हो जाते हैं और बड़े बड़े जो है फिनोटिपिक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस की स्ट्रक्चर को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अलग अलग हमको डिफरेंशिएट होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में कौन सा माइन्यूट चेंज हो गया है, उसके कारण बेस पेयरिंग में चेंज हो गई है, और इसी को हम कहते हैं डीएनए डैमेज होना। तो डीएनए डैमेज को समझने से पहले हमको नाइट्रोजनस बेसिस की स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस की स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस दो मेजर कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए जा सकते हैं। एक होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं पायरिमिडिन्स। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्यूरिन्स के बारे में। प्यूरिन्स के अंदर ये डबल रिंग होते हैं और इनकी रिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग का मतलब उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स हों तो उनको हेटेरोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। एक ही तरह के एलिमेंट होंगे होमोसाइक्लिक रिंग बोलेंगे। अब ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, यानी इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट होंगे। तो इसकी रिंग किस तरह की होती है? ये है प्यूरिन रिंग। ये स्ट्रक्चर सभी प्यूरिन्स के अंदर होगी, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम एक टिपिकल स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग जो कंपाउंड जुड़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे, उसके आधार पर अलग अलग प्यूरिन अलग अलग हो सकते हैं। अब प्यूरिन्स की नंबरिंग देखते हैं हम, नंबरिंग किस तरह से की जाती है। तो प्यूरिन की नंबरिंग इस तरीके से होती है कि 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग हुई और इस वाले नाइट्रोजन को 1 नंबर दिया गया। इसी तरह से 7 8 एंड 9, यहाँ पर हम वैलेंसी को पूरा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज नंबरिंग हो गई। ये एक नॉर्मल रिंग है जो सभी प्यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगी। अब प्यूरिन्स को भी दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होते हैं एमिनो प्यूरिन और एक होते हैं कीटो प्यूरिन। तो एमिनो प्यूरिन्स कैसे बनेंगे? एमिनो प्यूरिन्स अगर हम इसकी 6 पोजीशन के ऊपर एमीन ग्रुप जोड़ दें तो उसे हम बोलेंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। देखो N N N N, ये 6 पोजीशन है और 6 पोजीशन के ऊपर अगर एमीन ग्रुप जुड़ जाए तो इसको बोलेंगे हम 6 एमिनो प्यूरिन, और 6 एमिनो प्यूरिन को हम कहते हैं एडेनिन। तो ये एडेनिन होता है। 6 पोजीशन पे एमीन ग्रुप जुड़ जाए इस प्यूरिन रिंग के अंदर, नॉर्मल रिंग के अंदर अगर ऐसा हो जाए तो उसको बोलेंगे एडेनिन। अब इस एडेनिन का अगर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो जाए, उससे क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डीएमिनेशन हो जाना, यानी एमीन ग्रुप हटेगा लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहां पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? यहाँ वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। ये डबल बॉन्ड हट गया है क्योंकि वैलेंसी को पूरा करना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया है तो डबल बॉन्ड को हमको हटाना पड़ा। यहाँ पर भी एक H आ जाएगा, यहाँ पर H नहीं आएगा, डबल बॉन्ड रहेगा इस तरीके से। ये कौन सी स्ट्रक्चर बनी? 6 पोजीशन पर कीटो ग्रुप आ गया और कीटो ग्रुप को हम ऑक्सो लिखते हैं, ऑक्सो। तो इसको बोलेंगे 6 ऑक्सो प्यूरिन। और 6 ऑक्सो प्यूरिन को, जैसे इसको एडेनिन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं?
हाइपोजेंथीन। अब हाइपोजेंथीन, तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर बनी है अभी, एक एमिनोप्यूरिन की और एक कीटोप्यूरिन की। एमिनोप्यूरिन का एक ही एग्जांपल है, इसके बाद हम जितनी भी स्ट्रक्चर बनाएंगे सब कीटोप्यूरिन होंगी। तो अब हम इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं इनका एक दूसरे के अंदर। ये हमारा था हाइपोजेंथीन। अगर हाइपोजेंथीन का ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन की 3 साइट हो सकती हैं, या तो 6 नंबर पोजीशन, या 2nd नंबर पोजीशन, या 8th नंबर पोजीशन। नंबरिंग आपको ध्यान होगा, नंबरिंग हमको पता है यहाँ से शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2nd, 6th और 8th नंबर पोजीशन पर ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये ऑक्सीडेशन की साइड से। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाए कौन सी पोजीशन के ऊपर, 2nd पोजीशन के ऊपर, तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? तो ये देखो N N N N, ये 6 नंबर की पोजीशन पर तो ऑक्सीडेशन पहले ही हो रखा है, और 2nd नंबर पोजीशन पर भी ऑक्सीडेशन हो गया। ये वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे हम यहाँ पर। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है, अब इसको हम कहेंगे, ये 6 नंबर पोजीशन है, 2nd नंबर पोजीशन, तो 2,6 डाई ऑक्सो प्यूरिन, इसी को हम कहेंगे ज़ैंथीन। और इस ज़ैंथीन का भी अगर ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए, कौन सी पोजीशन के ऊपर? मैंने बोला 3 साइट होती हैं, 6th, 2nd और 8th। अब इसका ऑक्सीडेशन अगर करा दिया जाए 8th पोजीशन पर भी, तो 8th पोजीशन पर भी इसका ऑक्सीडेशन कराने से क्या स्ट्रक्चर बनेगी? ये N, ये N N N, ये 8th पोजीशन पे भी ऑक्सीडेशन हो गया, 6th पोजीशन पे ऑक्सीडेशन था ही, 2nd पोजीशन पे भी ऑक्सीजन था। अब डबल बॉन्ड खाली यहाँ पर रह जाएगा, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा। इस वाली स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे 2 6 2 8। तो 2 6 8 ट्राई ऑक्सो प्यूरिन, और इसी को हम कहते हैं यूरिक एसिड। इस वाली स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ओके, तो ये सब, यानी कि हमने बोला एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जिसको कहते हैं यूरिक एसिड, वो प्यूरिन डेरिवेटिव होता है, और वो एडेनिन से बन सकता है। एडेनिन से हाइपोजेंथीन बनेगा, हाइपोजेंथीन से ज़ैंथीन बनेगा, और ज़ैंथीन से यूरिक एसिड बन जाएगा। अब अगर हम हाइपोजेंथीन का एमिनेशन कर दें, कौन सी पोजीशन के ऊपर? 2nd पोजीशन के ऊपर, तो उससे कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? उससे बनेगा ये 6 नंबर पोजीशन पे तो ऑक्सीजन था, और यहाँ पर हमने बोला एमिनेशन कर दिया गया इसका 2nd पोजीशन के ऊपर, तो ये एमीन ग्रुप अटैच हो गया यहाँ पर। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड हट गया था, ये वाला डबल बॉन्ड है, ये है। यहाँ पर एक H आ जाएगा, यहाँ पर भी एक H आ जाएगा, यहाँ पर भी एक H आ जाएगा। इसको बोलेंगे हम, ये 6 नंबर पोजीशन, ये 2nd नंबर पोजीशन, तो 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, और इसी को हम कहते हैं गुआनिन। ये गुआनिन है, ये एडेनिन है, नेचुरल बेसिस हैं जो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, हमें पता है। लेकिन ये अनयूजुअल बेसिस हैं जो इंटर कन्वर्जन से बन सकते हैं, यानी कि डीएनए डैमेज के दौरान ये बन सकते हैं। और कुछ और अनयूजुअल बेसिस भी हैं जो बन सकते हैं, जैसे कि गुआनिन से बन सकता है। ये 6 नंबर का ऑक्सीजन है, तो इसको बोलेंगे O6, यानी 6 नंबर के ऑक्सीजन के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो O6 मिथाइल गुआनिन। ये कैसा है? एक अनयूजुअल बेस है। इसी तरह से अगर इसके 7th नंबर के नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो इसको बोलेंगे N7 मिथाइल एडेनिन। ये भी एक अनयूजुअल बेस है। और ये है इसके अलावा एडेनिन से एक और स्ट्रक्चर बन सकती है जिसको हम कहेंगे, ये तो 6 एमिनो प्यूरिन है,
अगर एमीन ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ जाए तो उसको हम बोलेंगे 2 एमिनो प्यूरिन। ये भी बन सकता है अनयूजुअल बेस की तरह। तो हमने देखा प्यूरिन्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि एडेनिन, हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड। अच्छा, ये जो बना है गुआनिन, इस गुआनिन का जब हम कर दें अगर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन तो उससे क्या बन जाएगा? उससे बन जाएगा जेंथीन। इसका मतलब क्या हुआ? चाहे वो गुआनिन हो या एडेनिन हो, दोनों यूरिक एसिड तक जा सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजनस बेस इसको बना सकते हैं, चाहे वो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस हो या गुआनिन नाइट्रोजनस बेस हो। तो ये इस तरह से इनका इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब हम देखते हैं, ये तो प्यूरिन्स की स्ट्रक्चर को हमने देखा, अब हम पायरिमिडिन की स्ट्रक्चर के बारे में इसी तरह से बात करते हैं। तो पायरिमिडिन क्या होते हैं? पायरिमिडिन की जो रिंग होती है नॉर्मल, जो सबके अंदर होगी, वो रिंग कैसी होती है? इस तरह की रिंग होती है। इसकी जो नंबरिंग की जाती है वो इस तरह से की जाती है 1 2 3 4 5 और ये 6। और डबल बॉन्ड इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ये डबल बॉन्ड होते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर एक सेकंड नंबर पोजीशन पर ऑक्सीजन होता है। तो ये एक नॉर्मल रिंग है जो सारे के सारे पायरिमिडिन के अंदर प्रेजेंट होगी। जैसे प्यूरिन 2 टाइप के होते थे, एमिनो प्यूरिन और कीटो प्यूरिन, उसी तरह से पायरिमिडिन भी 2 मेजर कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किए जा सकते हैं। एक तो होते हैं एमिनो प्यूरिन, एमिनो पायरिमिडिन, और कीटो पायरिमिडिन। एमिनो पायरिमिडिन का एक ही एग्जांपल है, अगर इस 4th नंबर पोजीशन पर एमिनो ग्रुप आ जाए, ये ओ तो था ही, 4th नंबर पोजीशन पे क्या आ गया? इसको क्या बोलेंगे? ये डबल बॉन्ड अब नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा। इसको बोलेंगे 4 एमिनो और ये 1 2, तो 2 ऑक्सो पायरिमिडिन। और इसी को हम कहते हैं साइटोसिन। साइटोसिन की स्ट्रक्चर हुई। और कीटो पायरिमिडिन का एग्जाम्पल कैसे बनेगा? तो अगर हम इस साइटोसिन का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कर दें, कौन सी पोजीशन के ऊपर? 4th पोजीशन के ऊपर। तो क्या होगा? एमीन ग्रुप हट जाएगा और कीटो ग्रुप आ जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी? यहाँ पर एमीन की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, यानी कीटोन ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर कीटोन ग्रुप पहले से ही था, तो डबल बॉन्ड एक ही रह जाएगा। यहाँ पर भी H जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी H जोड़ना पड़ेगा। ये कौन सी पोजीशन है? 4th नंबर पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? 2nd नंबर पोजीशन है। इसका नाम क्या होगा? 2,4 डाई ऑक्सो पायरिमिडिन। और इसी को हम कहते हैं क्या? यूरेसिल। ओके, अब यूरेसिल की स्ट्रक्चर हमने देख ली। ये हमारा एक ही एग्जांपल था कीटोप्यूरिन का, जो था साइटोसिन, और एमिनोप्यूरिन का एक ही एग्जांपल था साइटोसिन, और कीटोप्यूरिन का हमने एग्जांपल देखा यूरेसिल। अगर इस यूरेसिल का मिथाइलेशन करवा दिया जाए, कौन सी पोजीशन के ऊपर? 5th पोजीशन के ऊपर। तो इससे क्या बनेगा? ये डबल बॉन्ड O था यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड O यहाँ पर था, यहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया फिक्स पोजीशन पर। ये 4th नंबर पोजीशन है, ये 2nd नंबर पोजीशन है। इसका नाम क्या होगा? 5
मिथाइल यूरेसिल, और 5 मिथाइल यूरेसिल को ही हम थाइमीन कहते हैं। तो ये थाइमीन देख लिया हमने। ये साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन तीनों नॉर्मली डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से साइटोसिन और थाइमीन ये तो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं और थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है आरएनए के अंदर। तो ये हमने देखा। अब अगर हम इस साइटोसिन का मिथाइलेशन कर दें तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड O यहाँ पर एमीन ग्रुप था, 4th नंबर पोजीशन पे एमीन ग्रुप, और 2nd नंबर पोजीशन के ऊपर ये कीटो ग्रुप, और यहाँ पर 5 नंबर पोजीशन के ऊपर मिथाइलेशन किया गया है, तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा। इसका नाम होता है 5 मिथाइल साइटोसिन, जो अनयूजुअल बेस है। जैसे हमने अनयूजुअल बेस थोड़ी देर पहले अभी पायरेमिडीन्स के अंदर देखे थे, उसी तरह से वो प्यूरिन्स के अंदर देखे थे, उसी तरह से पायरेमिडीन के अंदर भी अनयूजुअल बेसिस हो सकते हैं। और अगर हम इसका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करवा दें कौन सी पोजीशन पे? 4th पोजीशन पे, तो थाइमीन बन जाएगा। थाइमीन भी इसके अंदर इंटर कन्वर्ट हो सकता है अगर अपन इसका रिडक्टिव एमिनेशन करवा दें तो। इसी तरह से यहाँ भी पॉसिबल है रिडक्टिव एमिनेशन 4th पोजीशन पे, तो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो यूरेसिल होता है, इससे 5 ब्रोमो यूरेसिल भी बन सकता है, वो भी एक अनयूजुअल बेस ही है। यानी इस 5th पोजीशन पर मिथाइल जिस तरीके से अपन जोड़ रहे हैं तो थाइमीन बन रहा है, इसी 5th पोजीशन के ऊपर अगर हम ब्रोमो ग्रुप को जोड़ दें और बाकी ऐसा का ऐसा रहे, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? 5 ब्रोमो यूरेसिल। बाकी वैलेंसी वगैरह अपन कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी 5 ब्रोमो यूरेसिल, ये भी एक अनयूजुअल बेस है। जिस तरह से यूरेसिल से 5 ब्रोमो यूरेसिल बनता है जो एक अनयूजुअल बेस है, उसी तरह से यूरेसिल से एक और स्ट्रक्चर बन सकती है ये यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जब भी पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं, और यहाँ एक तो सिग्मा बॉन्ड पहले से ही था और एक और सिग्मा बॉन्ड आ गया है पाई बॉन्ड के टूटने से। यहाँ पर भी एक और नया सिग्मा आ गया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है अब 2 की जगह 4 हो जाएंगे, यानी 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए हैं और बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आने से इसको क्या बोलेंगे? डाई हाइड्रो। ये तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हो गए, और यूरेसिल तो पहले से था ही, तो डाई हाइड्रो यूरेसिल। ये डाई हाइड्रो यूरेसिल जो है आरएनए के वो टीआरएनए के अंदर इस तरह के बेसिस देखने को मिल सकते हैं डीएचयू लूप के अंदर, इसलिए उसको डीएचयू लूप कहते हैं। डाई हाइड्रो यूरेसिल इस तरह के बेसिस उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो हमने ये देखा कि पायरेमिडीन्स जो है उनके अंदर इतने तरह के बेसिस जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस बन सकते हैं, जिसमें से कुछ तो नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे साइटोसिन और थाइमीन जो है वो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, साइटोसिन और यूरेसिल जो है वो आरएनए के अंदर पाए जाते हैं, यानी आरएनए के अंदर थाइमीन की जगह पर यूरेसिल होगा। और कुछ अनयूजुअल बेसिस भी हो सकते हैं। तो हमने ये देखा कि ये नॉर्मली एक से दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, और इसके कारण है कि बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी के अंदर भी चेंज हो सकता है, और इसी को हम कहते हैं डीएनए का डैमेज होना। तो हम अब ये देखने वाले हैं कि डीएनए का डैमेज किस तरह से होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, डीएनए डैमेज।